हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी द एकस्ट को, जो रिसेंटली रिलीज हुई है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक सैडी नाम की छोटी सी बच्ची को पेड़ पर चाकू से क्रॉस का निशान बनाते हुए देखते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसकी माँ मैरिलिन उसे वहाँ से लेकर चली जाती है किसी के घर पर और उसे उस घर के बाहर ही खड़ा करके खुद अंदर चली जाती है। और जब मैरिलिन घर के अंदर जाती है वहाँ पर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम मिस एमरॉस होता है और शायद वो तंत्र मंत्र में बहुत ही ज्यादा माहिर होती है। मैरिलिन उससे कहती है कि उसे किसी औरत पर श्राप करवाना है ताकि वो डीमन उसे कंट्रोल करे और वो डीमन और वो औरत हमेशा हमेशा के लिए नर्क में बंद हो जाए। मिस एमरॉस मैरिलिन से उस औरत का खून मांगती है जिस पर वो श्राप करवाना होता है और साथ में उससे पैसे भी। मिस एमरॉस मैरिलिन को एक चाकू देकर उसे बताती है कि इस विधि के पूरे हो जाने के बाद वो उस श्रापित औरत के पास जाए और उसके गले पर उसी चाकू से एक क्रॉस का निशान बना दे जब उस औरत के मुंह से उस डीमन की 3 उंगलियां नजर आए तब, ताकि वो वापस ना आ सके। और मिस एमरॉस उस औरत का खून पी लेती है और कुछ मंत्र उच्चारण करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे कुछ महसूस होने लगता है और उसे पता लगने लगता है कि उस डीमन ने उस पर कब्जा कर लिया है। वो मैरिलिन से पूछती है कि वो किसका खून था। तब मैरिलिन उससे कहती है कि जब वो सो रही थी तब सैडी ने एमरॉस का खून निकाल लिया था, जिसकी वजह से वो श्राप खुद एमरॉस पे ही लग जाता है। तब मैरिलिन एमरॉस के गले पर चाकू से क्रॉस का निशान बना देती है। तभी सैडी घर के अंदर आ जाती है। तब एमरॉस उसके पास जाने की कोशिश करती है ताकि वो डीमन सैडी के अंदर चला जाए, लेकिन सैडी उस डीमन की उंगलियां ही अपने दांतों से काट लेती है और वो दोनों माँ बेटी एमरॉस को वहीं पर तड़पता हुआ छोड़कर चली जाती है। कहानी 3 महीने आगे शिफ्ट होती है और हम एली को देखते हैं जो इस मूवी का लीड रोल है। एली अपनी फ्रेंड बेथ के साथ होती है और एली काफी उदास होती है क्योंकि रिसेंटली उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी और अब वो अपने माँ के घर को बेचकर वापस हैटी जाना चाहती थी। एली को उस घर में अपनी माँ की याद आ रही थी और सडनली जब वो किचन में होती है तब उसकी माँ की पसंदीदा गाना अपने आप बजने लगते हैं। एली तब जाकर उसे बंद करती है। दूसरे सुबह जब एली घर की साफ सफाई कर रही होती है तब उसकी पड़ोसी उसके पास आती है और तब वो एली से बताने लगती है कि उसके फादर एक बाजारू औरत के साथ भाग गए थे और वो भी अपनी माँ को छोड़कर भाग गई थी जब वो बीमार थी। तब एली कहती है कि उसे अपनी जिंदगी का चॉइस करने का हक है और तभी वो औरत गुस्से में एली को एक थप्पड़ जड़ देती है। एली बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि एली पेशे से एक नर्स होती है। बेथ उससे कहती है कि अगर वो कहीं पर जॉब पर लग जाएगी तब उसका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और एली भी इसके लिए मान जाती है। बेथ के चले जाने के बाद एली अपनी फैमिली फोटोज देखती है जिसमें उसके मॉम ने बहुत बुरी तरह से स्क्रिबल किया हुआ था गुस्से की वजह से, और उन फोटोज को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी माँ उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगी थी। कि तभी किसी का कॉल आता है जो एली से बताती है कि उसका नाम एल्मा है और एली की माँ ने एली का नाम रिकमेंड किया हुआ था मिस एमरॉस की देखभाल करने के लिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। एली कुछ समझ नहीं पाती लेकिन वहाँ पर जाने के लिए राजी हो जाती है। रात को जब एली सो रही होती है तब उसे बहुत बुरा सपना आता है और सपने में वो अपना मॉम को देखती है जो कि बिल्कुल चुड़ैल जैसी दिख रही होती है। एली उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। एली दूसरे दिन बेथ के साथ निकल लेती है मिसेस एमरॉस के घर जाने के लिए, जहाँ पर वो एल्मा को घर के बाहर देखती है। एल्मा एली को एमरॉस का घर दिखाती है और उसकी असुविधाओं के बारे में भी बताती है और फिर वो एली को एमरॉस को दिखाने के लिए ले जाती है और वो एली से बताती है कि एमरॉस एक प्राइवेट लेडी है और वो उसके लिए एक फर्स्ट क्लास केयर चाहती है, लेकिन मंडे तक हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम के लिए बेड खाली नहीं था। तब एली एल्मा से पूछती है कि क्या मिसेस एमरॉस का कोई रिश्तेदार भी है। तब एल्मा उसे बताती है कि उसकी एक बेटी है लेकिन वो कहीं बाहर चली गई है। एल्मा एली को मिसेस एमरॉस की बेटी का कमरा रहने के लिए दे देती है। बेथ एल्मा के वियर्ड और एरोगेंट बिहेवियर से नहीं चाहती थी कि एली वहाँ पर काम करे, लेकिन एली वहाँ पर रुकना चाहती थी पैसों के लिए ताकि उसकी फीस हो जाए। बेथ एली के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद होती है क्योंकि उसके पास ना तो कार थी और ना ही उसे फोन चलाना आता था। वहाँ पर सिर्फ एक लैंडलाइन था। एली की जिद करने की वजह से बेथ मान जाती है। फिर एली एमरॉस के कमरे में जाती है और देखती है कि एमरॉस के पैरों में बहुत सारे निशान हैं। तभी एमरॉस के मुंह से कुछ ब्लडी स्टिकी सा लिक्विड निकलने लगता है जो एली एक हैंकी लेकर साफ करती है। रात को जब एली म्यूजिक लगाकर बैठी होती है तब वो एमरॉस की पल्स रेट चेक करने के लिए आती है और वहीं पर सो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मिस एमरॉस के मुंह से फिर से वो हाथ निकलकर एली के मुंह के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बेथ का फोन बजने लगता है और वो हाथ फिर से एमरॉस के मुंह के अंदर चला जाता है। तभी कोई खिड़कियों पर सेब फेंकने लगता है
और जब एली घर से बाहर निकलती है तब एली के दरवाजे के सामने भी एक सेब पड़ा होता है जिसमें एक नोट अटैच्ड होता है। एली जब उस सेब को अपने हाथ में पकड़ती है तो वो देखती है कि उस सेब में कीड़े पड़े हुए थे। एली तब पुलिस को बुला लेती है और वो पुलिस कहते हैं कि शायद किसी बच्चे ने कोई शरारत करने की कोशिश की है और फिर कुछ ही देर में वो वहाँ से चला जाता है। बेथ एल्मा और एमरोज की बेटी डोरथी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी और वो एली को अलर्ट और अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है। एली जब ब्रश कर रही होती है तब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और ये वही मंत्र उच्चारण होता है जो मिसेस एमरोज श्राप करते वक्त बोला करती थी और शायद ये मंत्र डोरथी बोल रही थी। तभी हम देखते हैं कि मिसेस एमरोज के मुंह से बहुत सारी मक्खियां निकल रही थी, लेकिन जब एली मिस एमरोज के कमरे में जाती है तब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एली जब सो जाती है तब उसकी माँ उसके सपने में आकर उससे कहती है कि वो उसे नहीं छोड़ेगी और ना ही अब एली उसे छोड़ पाएगी। वो एक पेड़ पर लटक कर एली को सेब से मार रही होती है। एली डर कर जाग जाती है। नेक्स्ट सीन में बेथ किसी ऑफिसर के जरिए मिसेस एमरोज और डोरथी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है, लेकिन उन्हें एल्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता और बेथ के डैड बेथ को उस जगह के बारे में बताते हैं कि वो जगह भूतिया है और एली को उस जगह से दूर रहना चाहिए। और फिर हमें एली को दिखाया जाता है। तभी उसके पास मैरिलिन और सैडी आई हुई होती हैं। मैरिलिन सैडी को एली से माफी मंगवाती है क्योंकि उस रात सैडी ने ही एली को सेब के जरिए मैसेज पहुंचाने की कोशिश की थी। मैरिलिन एली से कहती है कि वो उस घर को छोड़ दे क्योंकि मिसेस एमरोज कब की मर चुकी है और उसके अंदर सिर्फ एक डीमन है। और वो ये भी बताती है कि उसने मिस एमरोज के गले पर एक निशान बनाया था और वो एली से बताती है कि डोरथी एली को एक मकसद से यहाँ पर लेकर आई है ताकि वो डीमन मिसेस एमरोज की बॉडी को छोड़कर एली की यंग बॉडी पर कब्जा करे और उसकी माँ बच जाए। लेकिन एली उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगती है और ये भी कहती है कि सैडी ने उसका फोन चुराया है। तब मैरिलिन एली से कहती है कि सैडी चोर नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें आगाह करने के लिए आई थी। तब एली मैरिलिन से कहती है कि अगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो वो खुद क्यों नहीं बोलती। तब सैडी अपना मुंह खोलकर दिखाती है और उसके पास उसकी जीभ नहीं होती। ये देखकर एली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तब मैरिलिन एली को बताती है कि सैडी के पास जन्म से ही जीभ नहीं था और सैडी के अंदर भी एक डीमन है। फिर मैरिलिन अपने हस्बैंड थॉमस के बारे में एली से बताती है कि थॉमस एक बार डोरथी के प्यार में पड़ गया था, लेकिन जब थॉमस उसे पीछे छुड़ाना चाहता था तब डोरथी ने अपने माँ से कहकर थॉमस पर और उसके पैदा न हुए बच्चों पर भी श्राप करवा दिया था, जिसकी वजह से उसके सारे बच्चे मर जाते थे। और फिर थॉमस अपने सारे बच्चों की मौत का दोषी खुद को मानकर खुद फांसी पर लटक गया था उसी पेड़ पर। दूसरी ओर बेथ एक माइक्रोफिश से उस ऑफिसर के निकाले हुए इन्फॉर्मेशन देख लेती है और जान जाती कि एल्मा ही डोरथी। लेकिन डोरथी बेथ को ये सब देखते हुए देख लेती है और बेथ हॉस्पिटल्स में भी एमरोज के बुकिंग्स के बारे में पता करती है, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता और वो एली को अलर्ट करने के लिए कॉल करने लगती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी हम एली को किचन में देखते हैं जिसके हाथ से गलती से एक एग गिर जाता है और जब एली उसे साफ करने के लिए जाती है तब एली को कारपेट के नीचे कुछ सिंबल्स दिखते हैं और उसके नीचे उसे एक दरवाजा मिलता है और शायद वो एक बेसमेंट का दरवाजा होता है और एली को उसमें बहुत सारी तंत्र मंत्र की चीजें मिलती हैं। एली को वहीं पर एक ब्लैक मैजिक की बुक मिलती है जिसमें बहुत सारे लोगों के फोटोज होते हैं जिन्हें एमरोज ने श्राप दिया हुआ था और एली को उसके डैड की फोटोज भी मिलती हैं और एक कांच की शीशी भी मिलती है जिसमें खून भरा हुआ होता है जो एली गलती से गिराकर तोड़ देती है। और दूसरी ओर बेथ को एली का मैसेज आता है कि वह एमरोज के घर छोड़कर अपने घर पर लौट आई है। तब बेथ अपनी गाड़ी घुमाकर वापस से एली के घर आने लगती है और शायद ये वही होता है जिसने एली का फोन चुराया होता है। एली तब मिसेस एमरोज के कमरे में जाती है और उसका गला चेक करती है जिस पर क्रॉस का निशान बना हुआ था जो मैरिलिन ने एली को बताया हुआ था। एली बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कमरे से भागने लगती है, लेकिन एली का डोर लॉक हो जाता है और एली उस डिमोनिक हाथ को एमरोज के मुंह से निकलते हुए देख लेती है। और दूसरी ओर हम बेथ को देखते हैं जो एली से मिलने उसके घर आई हुई थी, लेकिन सडनली एल्मा बाथरूम से निकलती है और बेथ को नाइफ से स्टैब करके वहीं पर मार डालती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एली को देखते हैं। तभी मिसेस एमरोज के घर पर पुलिस आ जाती है क्योंकि उन्हें कहीं से खबर मिली थी कि मैरिलिन उस जगह को जलाने वाली है, लेकिन वो ऑफिसर मिसेस एमरोज को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो एली के मना करने के बाद भी उसके कमरे में जाता है और उस डीमन के बलि चढ़ जाता है। तब एली दरवाजा बंद करके दूसरे ऑफिसर से मदद मांगती है। तभी एक कार क्रैश से उस ऑफिसर की भी डेथ हो जाती है और एली को लगता है कि वो बेथ है जो घायल है, लेकिन वो डोरथी होती है जिसने बेथ के फेस का स्किन निकाल कर पहना हुआ था और वो एली को मारकर बेहोश कर देती है। और जब एली की आंख खुलती है तब वो खुद को बंधा हुआ पाती है
और डोरथी उसका खून निकाल रही होती है। डोरथी एली को बताती है कि एली बहुत ही ज्यादा छोटी थी जब वो वहाँ पर आई हुई थी और डोरथी ने उसे एक सेब दिया था। डोरथी कहती है कि जब एली के फादर उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे तब एली की माँ उसके पिता पर श्राप लगाना चाहती थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे और इसलिए उन्होंने एली का खून कर्ज के तौर पर दिया था और उन्होंने एली को वापस देने के लिए खुद को उस पेड़ पर लटका लिया जिस पर थॉमस ने खुद को फांसी लगाई थी। और डोरथी एमरोज को एली के साथ बांध कर रिचुअल करने लगती है। डोरथी बेथ का फेशियल स्किन एली के मुंह में भर देती है और फिर बाद में वो मंत्र पढ़ने लगती है ताकि वो डीमन एमरोज के बॉडी से एली की बॉडी में ट्रांसफर हो। और जब वो डीमन बाहर आता है तब वो एमरोज के बॉडी को नष्ट करते हुए और चीरते हुए आता है, जिससे डोरथी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो पूरी तरह से अपने मॉन्स्टर अवतार में एली के पास आकर बैठ जाता है। तभी मैरिलिन वहाँ पर आकर डोरथी का गला दबाकर उसे बेहोश कर देती है और वो वापस से उसे नर्क में भेजने का मंत्र पढ़ने लगती है, लेकिन इसका उस डीमन पर कोई भी असर नहीं पड़ता और वो उल्टा मैरिलिन के बॉडी पर कब्जा करने के लिए दौड़ता है एली को छोड़कर। लेकिन तभी एली खुद को छुड़ाकर उस डीमन के पीठ पर उस चाकू से क्रॉस बना देती है, जिससे वो डीमन बहुत ही ज्यादा बेबस हो जाता है। और तभी एंट्री होती है सैडी की, जो उस डीमन को आग लगा देती है और पूरी कॉटेज में भी आग लग जाती है और वो तीनों कॉटेज से बाहर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन डोरथी के शरीर के पास बैठा था, शायद वो उस पर कब्जा करेगा। सीन शिफ्ट होती है और हम एली को देखते हैं और अब एली अपनी माँ की कोई भी याद अपने पास नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो उस सीढ़ी को भी तोड़कर उनके कब्र के पास फेंक देती है। और फिर हम एली को देखते हैं जो अब पूरी तरह से नर्स का जॉब ले चुकी थी और जब वो वन वार्ड में एंटर होती है तब वो फिर से वही गाना सुनती है जो उसकी माँ गाया करती थी। और फिर बाद में एली अपने सामने डोरथी को देखती है और डोरथी के आसपास सारे पेशेंट्स हैंग कर रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि डोरथी उस आग को सरवाइव कर चुकी थी और वो डीमन अब डोरथी के अंदर है। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।